पिछले कुछ सालों में टूर्नामेंट्स के अंदर, तो तकरीबन $1 मिलियन बन जाता है। अब $1 मिलियन थोड़े पैसे नहीं है। ई स्पोर्ट्स में वेजर्स मैच लगाते हैं किसी के साथ, ऐसी गेम्स एग्जिस्ट करती हैं जिसमें आप पैसे बना सकते हैं, टूर्नामेंट्स में आप पैसे बना सकते हैं। लोगों ने, जैसे मैंने कहा, ई स्पोर्ट्स में लोगों ने $1 मिलियन बनाया। आजकल की जो हमारे बच्चे हैं सर, उन्होंने मीम्स में जो है वो PhD कर रखी है। क्रिएटिविटी, ह्यूमर, ये बहुत बुनियादी मीडियम्स हैं, तरीके हैं एडवर्टाइजमेंट के। वो कहते हैं ना ऑर्गेनिक मार्केटिंग से मुराद वो मार्केटिंग है जिसमें आपको पैसे नहीं खर्च कर रहे। मीम्स जो है वो बहुत जबरदस्त तरीका है ऑर्गेनिक मार्केटिंग का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट दानियाल रजा और रोड टू सक्सेस पॉडकास्ट में खुशामदीद। नाज़रीन, आज का दौर जो है तख्लीक, तहकीक और जिद्दत का दौर है, और इन्हीं सिफात का हसीन इम्तजाज हमारे आज के जो मेहमान हैं, जिनकी वजह से नौजवान नस्ल जो है वो रोशनियों को छू रही है, ऊंची बुलंदियों की तरफ जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं UCP की तख्लीक इंक्यूबेशन सेंटर के डायरेक्टर यासिर अवान साहब, जिन्होंने जो है वो हमें टाइम दिया। सर, मुझे बहुत खुशी है कि आज जो है वो मैं आपके साथ बैठा हूँ और आपको देख के जो है बहुत खुशी हो रही है, और मैं सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ कुछ इंटरेस्टिंग जो है वो हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो बताएं मुझे, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का और मुझे हसीन भी कहने का। वो तो माशाल्लाह आप हैं सर। सबसे पहले मुझे बताएं यासिर साहब, आपका जो सफ़र था वो शुरू से और अब तख्लीक तक का सफ़र कैसा रहा? यार मेरे ख्याल से दिलचस्प रहा, बिकॉज आई थिंक मैं बुनियादी तौर पे एक, वो क्या कहते हैं ना, एंटरप्रेन्योर जिसको कहते हैं ना, लाइफस्टाइल गुजारता रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि एंटरप्रेन्योर को ना जो एक सफ़र होता है केओस से ऑर्डर तक का, एक चीज़ें बहुत बिखरी हुई होती हैं और उसको एक ऑर्डर में लेके आना, बट वो इसलिए नहीं होता कि वो एंटरप्रेन्योर को वो एक चीज़ें ठीक पसंद होती हैं, उसको एक जर्नी पसंद होता है कि वो जो है ना एक हड़बोंग से लेकर ना चीज़ों को एक सतह पे लेके आना जहाँ पर वो अपनी जगह पे बैठ जाए। आई थिंक जिंदगी की जर्नी कुछ ऐसी ही रहा, बट बहुत लंबा है, वो सुनाने लगूंगा तो फिर पूरी पॉडकास्ट उसी में निकल जाएगी। नहीं, मतलब कुछ ऐसा जो हमेशा से याद रहा हो अभी तक, आपके जो सफ़र गुजरा है उसमें? यार सफ़र में जो याद रहा वो ये है कि मैं छोटे होते से ही ऐसा बच्चा था जो अपनी बात मनवा लेता, बट बदतमीजी से नहीं, बहुत सारे दफ़ा क्रिएटिविटी से। मुझे हमेशा याद पड़ता है, एक दफ़ा हम कश्मीर गए फैमिली ट्रिप पे, और मुझे हाइकिंग का बड़ा शौक था, पहाड़ों पे सफ़र चढ़ने का बड़ा शौक था। तो मैंने घर वालों के पीछे पड़ गया कि चलते हैं, बट बड़े साथ में ज़ाहिर है उन्होंने कहा कि दिन में थोड़ा कैलूला होगा, सो जाएंगे, उसके बाद शाम को उठेंगे फिर तुम्हें ले जाएंगे। तो जब सब सो गए, बिग फैमिली, सारे घर वाले इकट्ठे थे, मैंने जाकर एक वॉल क्लॉक और एक जो है ना रिस्ट वॉच कितना टाइम घंटा आगे किया, बड़ी फनकारी से, और फिर घंटे पहले सबको उठा दिया कि देखो टाइम तो हो गया, ठीक है चलो चलें। तो मतलब मेरा हमेशा से जिंदगी में ये रहा है कि जो चीज़ करनी है वो करनी है। ये किस उम्र की बात है सर? ये मेरे ख्याल से मैं स्कूल में था उस वक्त, शायद कोई 5वीं 6वीं क्लास में होऊंगा, मे बी ज़्यादा से यंग हो, मुझे याद नहीं। क्या बात है, मतलब उस दौर में भी आप इतने ज़्यादा जो है क्रिएटिव थे, चालाक थे, हम अगर इसको सादा अल्फाज में कहें। हाँ, आप चालाक भी कह सकते हैं। आई थिंक माँ बाप ने जो अच्छी तरबियत की वो एक ही, किसी का नुकसान नहीं पहुंचाना, बट उस हद से पहले जो भी है वो हद बेशक क्रॉस कर लो। सही। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, तख्लीक के आप डायरेक्टर हैं, तख्लीक का विजन क्या है बेसिकली, और आपका इसमें किस तरह का किरदार है? यार मेरा जो बुनियादी तौर पर बहुत बड़ा इंटरेस्ट है वो, उसको हम कहते हैं डिस्ट्रप्टिव एजुकेशन। यानी कि एक तो आपकी तालीम है ना, बट एक तालीम के अंदर तब्दीली क्या लाई जा सकती है, या उसको उस एक्सपीरियंस को एक स्टूडेंट के, एक तालिब इल्म के उस सफ़र को जो वो पढ़ाई के दौरान उसका है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, उसमें उसको और क्या वैल्यू दी जा सकती है, और क्या अच्छी चीज़ें उसको एक अच्छा इंसान बनाने में, एक सक्सेसफुल कामयाब इंसान बनाने में की जा सकती हैं। सो वो मेरा बैकग्राउंड है पिछले कुछ सालों से। तख्लीक का बुनियादी मकसद ये है, तख्लीक एक इनक्यूबेटर है। इनक्यूबेटर जैसे आप कहते हैं ना, बहुत सारे लोगों से पूछो इनक्यूबेटर क्या होता है तो कहते हैं जिसमें अंडे में से चूजा निकलता है, तो बिल्कुल ऐसी चीज़ होता है इनक्यूबेटर। बट कारोबार में जब वो इनक्यूबेटर होता है तो उसका मकसद ये होता है कि ऐसे लोग जो कुछ काम करना चाहते हैं, उनके पास कुछ आइडियाज़ हैं, कुछ बनाना चाहते हैं, कोई कारोबार करना चाहते हैं, बट बुनियादी तौर पर कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, कोई मसला हल करना चाहते हैं, जो और लोगों को मसाइल आ रहे हैं उसको वो हल करना चाहते हैं, उस पर कोई कारोबार खड़ा करना चाहते हैं। तो तख्लीक का काम यह है उन लोगों को सपोर्ट करना, उनको जो है वो गाइडेंस देना, ठीक है, उनको इंडस्ट्री में लोगों से कनेक्ट करना, उनको इन्वेस्टर्स से कनेक्ट करना, उनको बुनियादी तौर पर अपनी इस चीज़ को मदद करना उनकी कि वो देख सकें कि वो क्या वाकई को मसला हल कर रहे हैं। बिकॉज आई थिंक हमारा मसला ये बहुत बड़ा है
कि हम हमारे जहन में जो कारोबार आता है हम कहते हैं बस ये कर लो, और फिर जब उसको कोई चीज़ बनाते हैं उसको बेचने जाते हैं वो बिकती नहीं है तो फिर कहते हैं मार्केट ख़राब है। हालांकि पहले पूछ लेना चाहिए, देख लेना चाहिए कि क्या चीज़ बिकने के लायक है और क्या चीज़ लोग ख़रीदना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे, मतलब एक पाथ देते हैं आप लोगों को ना, जो कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं। इसीलिए हम उसको तख्लीक को अब इनक्यूबेटर नहीं कहते, हम उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग इंस्टीट्यूट कहते हैं। नहीं, बहुत अच्छा। जिसका मकसद ये है कि आप यहाँ आएँ और आप जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उस पर काम करें, हम आपको सपोर्ट करेंगे। सही। मेरा वैसे अगला सवाल भी आपसे ये रिलेवेंट सा है। माशरे में जो है हमें क्रिएटिव बनने के लिए माइंड के कौन से खुलिये तोड़ने पड़ते हैं, मतलब अपनी मेंटालिटी को कैसे चेंज करना पड़ता है। बाज़ दफ़ा जी कहते हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि मैं क्रिएटिव था, तो क्रिएटिव हर बंदा होता है मैं समझता हूँ, लेकिन उसके लिए जो है ना एक रास्ते से गुजरना पड़ता है। मे बी जब उसको फील होता है कि यार नहीं, मेरा भी माइंड है, मैं भी क्रिएटिव हूँ, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है, आप क्या समझते हैं? यार सो आई थिंक इससे पहले कि हम ये बात करें कि क्या रास्ता है जिस पे चल के आप क्रिएटिव बन सकते हैं, बुनियादी तौर पे समझना ज़रूरी है कि जब एक बच्चा होता है, वो छोटा होता है ना, तो वो बहुत क्रिएटिव होता है। और फिर जो उसकी कंडीशनिंग है ना, कंडीशनिंग से मुराद बेसिकली ये है कि जो उसका सफ़र है, तरबियत है, तालीम है, वो आहिस्ता आहिस्ता वो क्रिएटिविटी मार देती। सो उसमें क्योंकि हमारी हर चीज़ है ना, उसको कहते हैं वन साइज़ फिट ऑल। आप यूँ सोचें कि आप किसी क्लासरूम में जाते हैं और लेट्स से वहाँ एक मछली भी बैठी है और वहाँ एक परिंदा भी बैठा है और दोनों को उड़ने की तालीम दी जा रही है, तो मछली तो नहीं उड़ेगी, ठीक है ना, बट उसको उसी से गुजरना है क्योंकि सबके लिए प्रोग्राम यही है, ठीक है। ऐसे ही क्लासरूम है, ऐसे ही सब कुछ है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है। सो क्रिएटिविटी के लिए, क्रिएटिविटी इतना मुश्किल काम नहीं है। आई थिंक मुश्किल काम ज़्यादा है लगातार क्रिएटिव रहना, बार बार क्रिएटिव काम करना। आई थिंक वो मुश्किल ज़्यादा काम है। बट आम तौर पे जो हमारा जर्नी है ना, आहिस्ता आहिस्ता हम ये क्रिएटिविटी किल करते हैं, मार देते हैं क्रिएटिविटी बच्चों में। जो बड़े होते हैं फिर वो उसी तरह से सोचते हैं जैसे सब सोचते हैं। एंड आई थिंक इस चीज़ को दबाना, इस रवैये को दबाना कि बच्चों को ग्रो करने दिया जाए, उस तरह से फलने फूलने दिया जाए जिस तरह से वो जो उनके रुझान है, हर इंसान को मदद की जाए कि उसका जो भी रुझान है वो फिगर आउट करे, उसको समझे और उस पर काम करे। जब आप बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ की बात करते हैं ना, तरक्की याफ्ता मुल्कों की बात करते हैं, तो आप वहाँ पर अगर देखें तो होता ये है, जैसे हम स्पोर्ट्स की मिसाल लें तो बड़ी अच्छी, वो मुल्क ज़्यादा मेडल जीतते हैं जहाँ पर स्पोर्ट्स की सूरत हाल ये है कि आप लेट्स से आप उस स्पोर्ट्स के अंदर अपना करियर बना सकते हैं। हमारे यहाँ चलो क्रिकेट फिर थोड़ा बेहतर सूरत हाल है, बट कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हुए कि आप अपना करियर बना सकते हैं, रोजी रोटी कमा सकते हैं, बहुत मुश्किल है। हाँ, तो ज़ाहिरी तौर पर लोग वो पाथ छोड़ देंगे, हो सकता है उसके बारे में पैशनेट हो, उसमें बहुत वो तरक्की कर सकते हो, बट उनके पास फलने फूलने के मौके नहीं वहाँ पर। तो सोसाइटी तरक्की याफ्ता तब होती है मेरे नज़दीक जब वो लोगों को हर तरह के मौके फराहम करे। नहीं, बहुत अच्छा आपका जो है ये, हमारे लिए जो है कॉमन बात ये होती है जी, इसको तो खेलने का शौक है, मतलब खेलने को भी हम किसी उसमें गिनते नहीं है, लेकिन अगर हम उसको हॉबी बना लें, पैशन बना लें और एक पाथ मिल जाए तो वो खेलने से भी हम जो है उसको अपनी आगे लेके जा सकते हैं, परस्यू कर सकते हैं, कैरी कर। इस बात पे आप देखें, टेकन एक बहुत बेहतरीन मिसाल है। हाँ, मैंने अभी कुछ अर्सा पहले एक रिपोर्ट जो पब्लिश की, उसमें हमने कंपाइल किया, हमने इकट्ठा किया सारा डेटा, सारी मालूमात कि जो टेकन के पाकिस्तानी प्लेयर हैं उन्होंने कितने पैसे जीते हैं आज तक पिछले कुछ सालों में टूर्नामेंट्स के अंदर, तो तकरीबन $1 मिलियन बन जाता है। अब $1 मिलियन थोड़े पैसे नहीं है, ठीक है, तो वो खेल के ही कमा रहे हैं। और वही बात है कि हम अपनी महदूद फहम से हम जो है ना समझने की कोशिश कर रहे होते हैं किसी और का एक्सपीरियंस। आई थिंक हमें जो पैदा करने की ज़रूरत है अपने अंदर एक खूबी, वो ये है कि हम थोड़ा सा अपने आप को एजुकेट करें। और जो लोग फॉर एग्जांपल जो गेम्स खेलते हैं या ई स्पोर्ट्स खेलते हैं, उन पे थोड़ा सा है कि वो अपने इर्द गिर्द वालों को भी थोड़ा एजुकेट करें कि ये क्या जर्नी है। अब दुनिया भर में, मैं गेमिंग इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक़ रहा है, वहाँ पर मैंने तकरीबन उन्हीं लोगों के साथ काम किया जिनको अगर मैं किसी को 20 साल पहले जानता था ना, तो वो वही बच्चा था जो खेल कूद में वक्त ज़ाया करता था। आज सब ठीक काम कर रहे हैं, कुछ नहीं बिगड़ा, हर किसी का करियर बन चुका हुआ है। हाँ, सही। अच्छा, अभी गेम्स की भी बात हो रही थी, उस पर भी हम बात करते हैं। उससे पहले मैं ये बात करना भी ज़रूरी समझता हूँ, आजकल की जो हमारे बच्चे हैं सर, उन्होंने मीम्स में जो है वो PhD कर रखी है। तो क्या आप समझते हैं जो मीम्स हैं वो हमारे जो है वो आगे के लिए इंडस्ट्री बन सकती है, वो उस इंडस्ट्री में कामयाब हो सकती हैं और उसमें जो है अपना फ्यूचर बना सकते हैं? देखो, मीम्स भी, बल्कि बाज़ औक़ात आप देखते हैं कहते हैं पाकिस्तान में बड़ी ज़बरदस्त मीम्स लोग बनाते हैं, ख़ास तौर पे जब कोई क्रिकेट में हार जाए या कोई पॉलिटिकल सिचुएशन हो। आई थिंक बहुत ज़्यादा क्रिएटिव, देखो क्रिएटिविटी के 2 पार्ट्स हैं, एक है क्रिएटिव सोच, ठीक है, एक है क्रिएटिव सोच और एक है उसको किसी ऐसी
शेप फॉर्म में दिखाना, वजह किताब में दिखाना कि वो किसी और को समझ आए। ह्यूमर एक क्रिएटिविटी का ही पार्ट है कि आप जो है वो कुछ सोचते हैं क्रिएटिव, अब आप उसको किस किस फॉर्म एंड शेप में लोगों को बयान कर सकते हैं। आप कुछ लिख सकते हैं, आप कुछ आर्ट बना सकते हैं जो क्रिएटिव है, ठीक है, आपको फिल्म बना सकते हैं जो ह्यूमरस है, ठीक है, मज़ाहिया है, ठीक है। सो मीम्स एक आसान तरीका है उसको एक्सप्रेस करने का, ठीक है। सो ये हाँ बहुत कम टाइम में आप बनी बनाई चीज़ों के थ्रू उसको बनी बनाई चीज़ों के ज़रिए उसको कर रहे हैं। तो आई थिंक मैंने बारहा ये देखा है कि जब भी आप लोगों को मौके फराहम करते हैं ना अपने आप को अपने इजहार राय के, तो वो अपने एक्सपीरियंस उस माशरे के बारे में उसको किसी ना किसी जो है ना वो शेप और फॉर्म में वो एक्सप्रेस करते हैं, और मीम्स उसका ही एक तरीका है। नहीं, ये हमारी जनरेशन सिक्योर आप समझते हैं कि इसमें भी फ्यूचर है, ये टाइम वेस्ट है? देखो चीज़ तो अच्छी जैसे मैंने जैसे आप बता रहे हैं ना, सॉरी आपकी बात में इंटरप्ट किया, कि ठीक है अब हम कम टाइम में कुछ अच्छा पहुंचा देते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग, जैसे आप बता रहे थे क्रिकेट में अगर हम हार जाते हैं तो मीम्स बन जाती हैं जल्दी, ठीक है, लेकिन ये डाइवर्ट नहीं हो जाएंगे बच्चे? फ्यूचर सिक्योर रहेगा कि नहीं रहेगा? देखो हर जाने वाली जनरेशन, हर आने वाली जनरेशन के ना फ्यूचर के बारे में ऐसे ही परेशान होती है और यही सवाल होती है इनका क्या होगा, लेकिन हर जनरेशन मुख्तलिफ होती है। जब आप बेबी बूमर्स की बात करते हैं, पुरानी जनरेशन की बात करते हैं, बड़ा फिक्स करियर था, सरकारी नौकरी, अगर नहीं सरकारी नौकरी तो आपकी ज़िंदगी ज़ाया, ठीक है। हमारी जनरेशन में बहुत कम लोगों ने सरकारी नौकरियां की, प्राइवेट सेक्टर आ गया। आगे वाली जनरेशन जो है वो बहुत डिफरेंट किस्म की है। हर जनरेशन का एक अपना जर्नी होता है। लेकिन अब मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ आपके सवाल का जवाब देने के लिए कि मीम्स में हमने जैसे बात की क्रिएटिविटी, ह्यूमर, ये बहुत बुनियादी मीडियम्स हैं, तरीके हैं एडवर्टाइजमेंट के, ठीक है। जो आप इश्तिहारात देखते हैं वो आपके साथ क्या कहते हैं ना, आप उनके साथ एसोसिएट करते हैं। कभी वो आपके अंदर मज़ाहिया चीज़ के थ्रू के ज़रिए आपको कुछ एंगेज करते हैं, कभी इमोशंस के साथ, जज्बात के साथ जो है वो आपके प्ले करते हैं, कभी कुछ और। तो मीम्स भी वही तरीका है। तो मीम्स बहुत सारी कंपनीज मार्केटिंग के लिए यूज़ करती हैं। वो कहते हैं ना ऑर्गेनिक, और ऑर्गेनिक से मुराद, ऑर्गेनिक मार्केटिंग से मुराद वो मार्केटिंग है जिसमें आपको पैसे नहीं खर्च कर रहे कुछ भी इश्तिहार लगाने के। तो मीम्स जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीका है ऑर्गेनिक मार्केटिंग का, बहुत सारी कंपनीज यूज़ भी करती हैं। अब उसमें वही लोग काम करेंगे जो मीम्स बनाने में अच्छे हैं, ठीक। अब ये एक एग्जांपल है, ऐसी 10,000 और चीज़ें हो सकती हैं। तो आई थिंक इस तरह की चीज़ों में कोई गैर ज़रूरी तौर पर तनकीद करना, आई थिंक हर जनरेशन को जो है ना अपना रूम मिलना चाहिए ग्रो करने का, अपना रास्ता ढूंढने का, जैसे उससे पिछली जनरेशन ने अपना रास्ता ढूंढा। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि कौन सा ऐसा आइडिया या कौन सी ऐसी जो है वो इजाद है जिस पे आपको रश्क आता है और आप कहते हैं कि यार काश मैं ऐसा कभी कर सकता, या काश ये मैंने सोचा होता? यार आई थिंक आइडियाज़ तो हम कहते हैं ना, आइडियाज़ आर डाइम अ डजन, कि हर इंसान के पास ना लाखों आइडियाज़ हैं। फ़र्क ये पड़ता है कि आप उसमें से क्या काम करते हैं। तो जनरली मैं तो वैसे कहता हूँ कि मैं एक क्या कहते हैं ना अथॉरिटी हूँ ऑन मिसिंग द बोट। हम एक चीज़ कहते हैं ना कि अपॉर्चुनिटी जो मिस हो जाती है, कोई मौका है वो आपके हाथ ना लगे, ठीक है। सो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं। आई थिंक सबसे दिलचस्प कहानी ये है कि हम एक कंपनी कर रहे थे आज से बहुत साल पहले, और उसमें आप लोग एक दूसरे को मैसेज कर सकते थे, और हमसे उसमें मोनेटाइजेशन नहीं हुई थी, यानी हम पैसे नहीं बना पा रहे थे उससे। तो हमने सोचा कि इसका क्या करें, और सोचते जब कुछ नहीं हुआ तो हमने कुछ और करना शुरू कर दिया, और वो हमारी एक और कंपनी जिसमें हमने पैसे रेज कर लिए। बट उसी वक्त के दौरान व्हाट्सएप दुनिया में कोई क्रिएट कर रहा था। अच्छा, मैं अब ये नहीं कह रहा कि हम व्हाट्सएप बना लेते, बट हमने बिल्कुल कुछ ख्याल नहीं आया कि हम भी कोई व्हाट्सएप जैसी चीज़ बना सकते हैं। हालांकि हम उसी इंडस्ट्री में आपस में कम्युनिकेशन पे, लोगों के आपस में बात करने पे, मैसेज करने पे काम कर रहे थे। तो हाँ, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। बट आई थिंक हर इंसान का अपना जर्नी होता है, रिग्रेट्स में या पास में रहने का कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन ये जो है आपकी बात मुझे समझ आ रही है, आप कुछ इस तरह का लॉन्च करना चाह रहे थे, कुछ बनाना चाह रहे थे जो कम्युनिकेशन के लिए हो, लेकिन उसके बाद फौरन व्हाट्सएप आ गया। नहीं, हम बना चुके थे। अच्छा, बट वो स्मार्टफोन पे नहीं था, और उसके यूजर्स भी थे, और हम उनसे पैसे नहीं बना पा रहे थे। और ऑफ कोर्स एक काम अब आप करते हैं, एक कारोबार का पैसे बनाना जरूरी होता है। तो वो एक SMS की सोल्यूशन थी जिसमें आसान तरीके से आप SMS कर सकते थे कहीं से भी दुनिया में, लोकली पाकिस्तान में, और लोग जवाब दे सकते थे आप। तो उसके यूजर भी थे, उसको लोग इस्तेमाल भी करते थे, और उसी दौरान स्मार्टफोन आ रहा था, और लेकिन हम पकड़ नहीं पाए कि वो एक मौका था। सो एक इंटरेस्टिंग था। बट इस तरह तो आप रश करें तो बहुत, आप कहते हैं शायद पहिया मैंने ईजाद किया होता है या बिजली मैंने ईजाद की होती, तो मैं कहा
अच्छा, आप मुझे ये बताएं, क्योंकि आजकल जो है वो हर जगह यही चूरन बिक रहा है मोटिवेशनल स्पीकर्स का, हर जगह मोटिवेशन, हर जगह हो रही है, नहीं हो रही, जनरेशन को कहीं से डाइवर्ट हो रही है, कहीं से वो सही ट्रैक पे चल रहे हैं। अभी जैसे आप बात कर रहे थे कि उनको एक जो है रूम दिया जाए, उनको एक स्पेस दी जाए जनरेशन को, बड़ी अच्छी बात आपने की कि हर किसी का अपना माइंड है, जनरेशन टू जनरेशन चीज़ें जो है वो चेंज भी होती हैं। मोटिवेशन स्पीकर जो हैं आजकल के हमारे, मैं किसी का नाम नहीं मेंशन करना चाहूँगा, उनके बारे में क्या ख्याल है? यार मोटिवेशनल स्पीकिंग जो है ना, जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं ना और आपको एक बीमारी है और वो आपको स्टीरॉइड्स का टीका लगा देता है, तो वक्ती तौर पे तो आप बड़ा अच्छा महसूस करते हैं मैं ठीक हो गया, बट आप ठीक नहीं हुए। मोटिवेशनल स्पीकर ना एक स्टीरॉइड के टीके की तरह है। आप एक हॉल में जमा होते हैं, एक स्पीकर को सुनते हैं, वो आपको बड़ा एनर्जेटिक किस्म के, और बड़े अच्छे अच्छे हमारे यहाँ हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर हैं, मैं भी नाम नहीं लूंगा किसी का तुम्हारी तरह। सो वो आपको एक और दुनिया में ले जाते हैं, एक और आपको एक एनर्जी बूस्ट मिलता है जब आप वहाँ से निकलते हैं ना, और आपको रियलाइजेशन होती है कि रियल दुनिया डिफरेंट है, स्ट्रगल है, एक तरीके से चलना है, उसमें एक प्रोसेस है, वो आपका हाई बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि एक मोटिवेशनल स्पीकर से बहुत बेहतर है कि हम यंग लोगों के लिए मौके क्रिएट करें कि वो जो भी उनका पैशन है, जिस चीज़ के बारे में वो काम करना चाहते हैं, उसको कर सकें। मोटिवेशनल स्पीकर मेरे लिए ना वो एक स्टीरॉइड की तरह ही है कि वो वक्त ही आराम दे देता है आपको, और फिर बाद में आपको ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है, ज़्यादा आप जो है ना वो दुनिया से क्या कहते हैं ना निराश होते हैं कि भाई ये क्या है। कभी आपको भी लाइव मौका मिला भी कि आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर के सामने बैठे हों या किसी हॉल में और आपने उसकी सुनी हो बातें और फिर जो है वो आपको पसंद आया हो या ना आया हो, रिव्यूज तो बात की बात, कभी ऐसा मौका हुआ? और कुछ अच्छा जो फेमस हो यहाँ पाकिस्तान में, नाम भी मेंशन नहीं। सो मैं आई थिंक पिछले 20-25 साल में मैंने बहुत अच्छे तरीके से हमेशा अवॉइड किया कि मैं किसी वक्त का ज़िया ना करूं किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने में। मोटिवेशनल स्पीकिंग में ना ये बहुत सारे चूरन ऐसे आ गए हैं जो बड़े ख़तरनाक हैं। मुझे कुछ दिन पहले ही किसी ने कहा कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूं और मैं बात करता हूं कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, और मैं समझता हूं कि हम लोग ना इससे बड़ा झूठ नहीं सुनाते किसी को कि मैंने कभी गिव अप नहीं किया, मेरी ज़िंदगी में यूँ हुआ, मैं ऐसे गिरा, मेरा ये कारोबार ख़त्म हो गया, नौकरी चली गई, मैंने कभी गिव अप नहीं किया। मेरे ख्याल से इससे बड़ा झूठ आज तक हमने किसी को सुनाया नहीं। वो युवैल नोआ हरेरी कहता है कि इंसान के दिमाग के ना 2 हिस्से हैं, एक वो जो एक्सपीरियंस करता है और एक वो कहता है कि मार्कर और कैंची लेके उस एक्सपीरियंस को काट के बड़ी खूबसूरत सी चीज़ बना के दुनिया को सुनाता है। ठीक है, सो ये नेवर गिव अप नहीं होता कुछ भी, एवरीबडी गिव्स अप, हर कोई गिव अप करता है। होता क्या है, इंपॉर्टेंट बात है वो समझने वाली, और वो होता ये है कि या तो आपको कोई दोस्त यार कोई ऐसा ट्रस्टवर्दी बंदा मिलता है जिससे आप बात करते हैं, आपके दिल की हालत बेहतर हो जाती है, कोई आपके लिए कुछ कर देता है, आपको उठा देता है, या कुदरत या यूनिवर्स आप जैसे कहते हैं ना, वो आपके लिए समथिंग हैपन्स तो आप उठ पड़ते हैं दोबारा से। सो ये नहीं होता कि आई नेवर गिव अप। ये हमने ना एक हर किसी ने जो इंसान सक्सेसफुल हो जाता है ना उसने ईजाद कर लिया कि आई नेवर गिव अप। अच्छा यासिर भाई, मुझे ये बताएं कि आपकी जो दाढ़ी मूंछें हैं ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं और मतलब आपको ना सबसे जो है जुदा रखती हैं। जहाँ भी आप होते हैं ना, मैं आपको पहले भी बात कर रहा था ऑफ द रिकॉर्ड भी कि आप जहाँ पे भी होते हैं मुझे खबर मिल जाती है कि यासिर साहब वहाँ पे हैं, क्योंकि आप सबसे अलग हैं। और दाढ़ी मूंछों ने आपको जो है बालों ने भी स्पेशली अलग करके, इसके पीछे क्या वजह है? ये कोई स्पेशल रोग लगा था या वैसे ही? चूँकि मैंने आपके बगैर दाढ़ी मूंछों की भी फ़ोटो देखी है और वो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थी, मैं आपको जनरली बता रहा हूँ। और इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी, इसके पीछे क्या वजह है? जैसे मैंने आपको कहा ना कि आपको अट्रैक्टिव दिखने के लिए मैंने दाढ़ी पूछ नहीं रखी। सो बड़ी अच्छी बात है कि आपको वो वाला यासिर अट्रैक्टिव लग रहा है और ये नहीं। या देखो, एक तो आपने बात जैसे कि ना खुद कितना आसान है बिलियनर नोट होना। मैं कहीं भी हूँ तो लोग मुझसे एक दफ़ा मिलते हैं, दोबारा मुझे कभी भूलते नहीं। बट आई थिंक दाढ़ी तो मैंने बड़ी पुरानी रखी, दाढ़ी रखे हुए तो मुझे अब 20 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है। तो आई थिंक जब दाढ़ी लंबी रखी तो मुझे लगा कि ये मेरी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। मैं बुनियादी तौर पे जैसे मैंने कहा एक बागी किस्म का इंसान हूँ, अपने रास्ते पे चलने वाला और अपनी मर्जी करने वाला। तो आई थिंक वो सूट की मेरे स्टाइल को, बिकॉज इस तरह का स्टाइल बहुत कम होता है। वो आप कहते हैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हम, नॉर्मल, उसको हम बहुत बेसिकली जो ज़्यादा मकदार में मौजूद है ना वो नॉर्मल है बेसिकली, उसको दिमाग नॉर्मल के तौर पे लेता है। तो आप यूँ समझिए कि ये अब नॉर्मल बिहेवियर मुझे बागी लगा तो मैंने फिर दाढ़ी रख ली और लंबी कर ली, और जब हो गई तो मैंने कहा तो बड़ा अच्छा हो गया। नहीं, दाढ़ी आपकी माशाल्लाह एक तो बिल्कुल स्ट्रेट है और चमकदार, इतनी तो लड़कियों के बाल भी नहीं होते। तो कोई टिप मुझे बता दें कि इसके लिए आप क्या करते हैं ताकि हमारी जो ऑडियंस है या कोई फीमेल देख रही हो तो वो भी जो है इससे मुस्तफीद हो? यार सच्ची बात यह है कि मेरे ख्याल से इसका बहुत बड़ा हिस्सा तो जेनेटिक्स होता है। बट उसके साथ साथ मैं इस बात पे बिलीव रखता हूँ कि दाढ़ी जो है ना वो
अगर आप रखें तो उसको एक तरीके से रखें। सो उसको साफ रखना बड़ा ज़रूरी, ठीक है। सो अब तुमने पूछ लिया तो हर दूसरे दिन शैम्पू करता हूँ मैं इसको, बिकॉज दाढ़ी साफ रखना ज़रूरी है। और ऑफ कोर्स ये ब्लो ड्राई होती है। इन शॉर्ट मैं 5 मिनट में तैयार होता हूँ, मेरी दाढ़ी 10 मिनट में तैयार होती है। अच्छा, दाढ़ी के लिए स्पेशल जो है आपने टाइम रखा हुआ है उनके लिए। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि कभी ऐसा टाइम आया कि किसी ने कहा हो या कोई बेट लगी हो कि जी अब जो है वो अगर आप हार गए तो आपको जो है दाढ़ी कटवानी पड़ेगी सारी की सारी, या बाल कटवाने पड़ेंगे, तो आपको उसके लिए कोई ऐसा चैलेंज दरपेश आया, या आया तो कैसे निपटा आपने? क्योंकि मुझे लगता है आया होगा, कहीं ना कहीं तो आपको देखना पड़ा होगा। नहीं देखो, दाढ़ी तो मैं समझता हूँ एक मर्द जो होता है ना, उसको अपनी दाढ़ी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, वो जितनी भी रखनी है उसको। मैं ये नहीं कह रहा कि हर मर्द को दाढ़ी रखनी चाहिए, बट जिसने रखी है उसको, जो मर्द अपनी दाढ़ी पे कॉम्प्रोमाइज़ करता है ना, मैं बताऊँ, वो किसी भी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर ले। मैं ये नहीं कह रहा कि मर्द को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, बट दिस इज वेयर आई ड्रॉ द लाइन। इस चीज़ से मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँ, तो ऐसा कभी मौका नहीं आया। दाढ़ी पे कॉम्प्रोमाइज़ जी, तब कटेगी या तब छोटी होगी जब मेरा दिल करेगा, और अभी तो नहीं है। क्या बात है। वैसे कितना टाइम लग गया है इसको यहाँ तक आते आते? ठीक, साल में तो सर नहीं आ सकता, साल 1.5 साल में, इससे ज्यादा नहीं अर्सा लगा। ये 1 साल में इतनी तक आ गई है सर? हाँ, कोविड में बढ़ानी शुरू की, फिर जब बढ़ी तो फिर अच्छी बढ़ गई। बार्बर मेरा अच्छा था, सो और वो बड़ा ज़रूरी है। आई थिंक एक अच्छा बार्बर भी ज़रूरी है अगर आपने दाढ़ी रखनी हो। दाढ़ी बाल लंबे अच्छे रखने हो, अच्छे स्टाइल करने हो, तो बार्बर भी अच्छा ज़रूरी है। बार्बर से। अच्छा, आप सर मुझे ये बताएं कि बिजनेस को शुरू करने के लिए क्या चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? लोगों को ये जो है बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना होता है। बाज़ दफ़ा लोगों के पास पैसे होते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि हम बिजनेस करें तो कौन सा करें और शुरू कैसे करें। बहुत आसान अगर जवाब दूँ ना, तो बिजनेस शुरू करने का सबसे आसान तरीका ये कि उसको शुरू कर दिया जाए। क्योंकि ये बैठ के सोचते रहना ही जो है ना, जिसने इंसान ने कारोबार करना होता है ना, वो शुरू कर देता है। जो सोचता है, वो एक शेर है ना, याराने तेज गाम ने मंजिल को जा लिया, हम महवे ना लाए जैसे कारवां रहे। जिसका बुनियादी तौर पर मतलब ये है कि जो चलने वाले थे वो मंजिल में पहुंच गए और हम काफिले की ना घंटियां सुनते रहे, ठीक है ना। पंजाबी नहीं कहते घंटियां सुनते रहे, ठीक है ना। तो वो वाला हिसाब है। बट बुनियादी तौर पे अगर आप देखें ना, तो एक कारोबार में आपको पहले समझना चाहिए कि क्या आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं किसी की जिंदगी का कोई दर्द है, पेन पॉइंट है जो आप हल कर रहे हैं, कोई अपॉर्चुनिटी है जिस पे आप कर रहे हैं, कोई मार्केट डिमांड है। ये बहुत सारे लोग नहीं समझते, और ये कैसे पता चलती है? कस्टमर से गप लगा के पता चलती। सो जो आपके कस्टमर हैं, जो आपको लगता है जहाँ आपके कस्टमर होते हैं वहाँ जाएँ, उनसे गपशप लगाएं, तो आपको अंदाज़ा होगा कि अच्छा यार इस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं। फिर जो लोग पैसा होता है, कारोबार में मसले आ रहे होते हैं, वो पहली तो ये चीज़ है। बट दूसरा ये कि कारोबार को हमेशा आप जितनी बड़ी भी सोच रखते हो, कारोबार को छोटी सतह से शुरू करें, उससे आपका रिस्क कम हो जाएगा, ठीक है। और आप छोटे छोटे तजर्बे करके देखें, छोटे छोटे काम करके देखें, और फिर आपको पता चलेगा कि हाँ इस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है। सिर्फ सोचते रहने से भी नहीं होगा, सिर्फ रिसर्च करने से भी नहीं होगा। जब आपको मौका मिले कि अच्छा आपने मार्केट में देखा कि एक चीज़ की डिमांड है, तो थोड़ा बहुत करके देखें, और जब आपको पता चले वाकई तो बिक रहा है, तो फिर बेचें। मतलब थोड़े से शुरू। हाँ, बाज़ दफ़ा हमने ऐसे भी बिजनेस देखे हैं, वो आते ही जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा स्टार्टअप लेते हैं और फिर जो है वो धड़म से फ्लॉप होते हैं। तो उसकी भी वजह यही होती है कि वो चीज़ें देखते नहीं। अगर थोड़े से शुरू करें तो वो फ्लॉप भी हो जाए तो कुछ खासा फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा। बिजनेस में फ्लॉप होने की या फेल होने की बहुत सारी वजूहत होती हैं, बट जैसे आपने कहा, बुनियादी तौर पे अगर मेरे पास कोई आया और मुझे किसी ने कहा कि मैंने टी शर्ट्स बेचनी है, ठीक है। अब वो कहेगा मैं पहले ना एक वेबसाइट बनाऊंगा बड़ी सी, ठीक है, और मैं उस पर पैसे लगाऊंगा, मैं सोशल मीडिया पैसे लगाऊंगा, ये करूँगा। तो मैं उससे कहता हूँ भाई पहले 10 टी शर्ट्स बेच के देखो खुद, ठीक है। अगर तुमसे खुद अपनी मार्केट में जाके जहाँ बिकती हैं या जहाँ तुम्हारा कस्टमर है वहाँ तुमसे 10 शर्टें कोई नहीं लेगा अगर, तो फिर तुम्हारी शर्ट वेबसाइट से भी कोई नहीं लेगा। ठीक है, बिल्कुल वैसे। अच्छा, आप अभी टेकन का जिक्र कर रहे थे और आप गेम्स भी डेवलप करते हैं, ये तो आपने शायद मेरे साथ पहले भी शेयर किया था। तो इसमें कैसे दिलचस्पी पैदा हुई? क्योंकि आप बता रहे हैं क्रिएटिव हैं, आई अंडरस्टैंड, मतलब गेम भी एक बिजनेस है, या किस तरह आपने जो है वो चीज़ों को शुरू किया? देखो, गेम्स जो है ना वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। जो दुनिया की गेम्स की इंडस्ट्री है ना, तकरीबन वो $260 बिलियन की, ठीक है। अच्छा, ये इंडस्ट्री जो है ना, म्यूजिक और मूवीज, हम मूवीज भी देखते हैं, गाने भी सुनते हैं, ये उस दोनों को मिला लें तो उससे दुगनी से भी ज्यादा बड़ी है। अच्छा, ठीक है। तो गेम्स इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। पाकिस्तान की गेम्स इंडस्ट्री आज से 1.5-2 साल पहले तक तकरीबन $300 मिलियन की थी, जो कि अब ग्रो करके शायद 400 से 500 मिलियन डॉलर। हमारे यहाँ तो कुछ समझे ही नहीं जाता गेम्स को, मतलब हम तो नॉर्मल लेते हैं कि यार गेम भी कुछ चीज़ है। देखो, गेम्स, ये तो एक बड़ी लंबी बात निकल जाएगी एक तरफ के। गेम्स जो है ना वो आजकल तो कल्चर एक्सचेंज का मीडियम है। कल्चर गेम्स के थ्रू, देखो आपकी कितनी ही नॉलेज, कितना ही प्रोपेगेंडा
हर तरह की चीज़ गेम्स के थ्रू भी होती है, जहाँ मूवीज़ के थ्रू, म्यूज़िक के थ्रू होती है, वहाँ गेम्स के थ्रू भी होती है। कितने ही लोगों ने वर्ल्ड वॉर पे गेम्स खेली होंगी, ठीक है, वर्ल्ड वॉर पे इतनी गेम्स बनी, वर्ल्ड वॉर 1 पे भी, 2 पे भी इतनी शूटिंग गेम्स बनी। सो गेम्स एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ये आजकल एंटरटेनमेंट की ही एक फॉर्म है। हर बंदा गेम्स खेल रहा है, कोई कैंडी क्रश खेल रहा है अपने फ़ोन पे, तो कोई अपने कंप्यूटर पे उसी गेम्स खेल रहा है, AAA गेम्स खेल रहा है। तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। मेरा जो अपना ज़ाती शौक है, हमेशा से मैं गेमर था। मैंने ई स्पोर्ट्स में भी एक ज़माने में, जब मैं यंग था, कंपेटिटिव भी थोड़ा बहुत खेलता रहा, बहुत अच्छा नहीं था पर थोड़ा बहुत खेलता रहा, और गेम्स बनाने का भी शुरू से शौक था। फिर जब मौका मिला करियर में तो वो भी काम कर लिया। अच्छा, आपकी कोई ऐसी गेम जो फेमस हुई हो, आपने बनाई हो? यार कुछ, मैं जिस स्टूडियो में था उसकी बहुत मशहूर गेम्स हैं, मेरा ज़ाती किरदार उसमें इतना नहीं है, बट आजकल एक हेक्सा सॉर्ट के नाम से गेम चल रही है। जब मैं माइंडस्टॉर्म स्टूडियोज में था तो ये माइंडस्टॉर्म स्टूडियोज ने बनाई थी, और ये ग्लोबली नंबर 1 भी थी गेम। अच्छा, तो पिछले साल की बहुत बड़ी गेम थी। क्या बात है, वाजिब। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आजकल के दौर में जो है वो पैसा कमाने के ज़राए कौन से हैं? पैसा का जो है वो दौड़ लगी हुई है, लोग डिप्रेस भी बाज़ दफ़ा इसी वजह से होते हैं, मोटिवेशन के चूरन भी इसी वजह से बिक रहे होते हैं जी। पैसा कैसे कमाए, पैसा कैसे कमाए? यार ये तरीका तो मुझे भी नहीं पता, किसी को पता चले तो मुझे भी प्लीज़ बता दे, क्योंकि जिसको पता चल जाए इतना आसान तरीका कि पैसा ऐसे बनता है, तो वो किसी को बताने की बजाय पैसे ही कमाएगा। मेरे ख्याल से इंसान ऐसे ही करता है आमतौर पे। देखो, आपको ज़िंदगी में सोचने की ज़रूरत ये है, जानने की ज़रूरत ये है कि आप क्या करना चाहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि वैल्यू बनाएं किसी के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करें किसी के लिए, पैसा हमेशा फॉलो करेगा, पैसा आ जाएगा अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, अगर आपको वैल्यू देते हैं। बाकी ये जो शॉर्टकट है अमीर होने के, इसमें आपको ज़्यादातर डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी। कोई आपको चूरन बेच के निकल जाएगा, अब वो चाहे, और मैं ये भी समझता हूँ, आई थिंक बड़ी ज़रूरी बात है कि जो लोग, ख़ास तौर पे जो लोग इस तरह के प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं, मैं उनको कहूँगा कि कभी भी ये मत कहें कि ये चीज़ सबको करनी चाहिए। ये बुनियादी तौर पर, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे अमेज़ॉन पे बेचना है, बहुत पिछले कुछ सालों में उस पर कोर्सेज भी लोगों ने बनाए, सब कुछ किया। मैं समझता हूँ कि ये मत कहें कि एवरीबडी शुड सेल ऑन अमेज़ॉन, हर किसी को अमेज़ॉन में बेचना चाहिए। भाई बेचें, कुछ लोग जो पैसे बना सकते हैं बनाएं, जिनको शौक है वो करें, बट इसका मतलब ये नहीं है, ये बात भी सोचें कि मार्केट जो होती है ना, वो हमेशा, दुनिया का कोई कारोबार कर लें, एक बड़ा बुनियादी इकोनॉमिक्स का असूल है डिमांड सप्लाई कर्व। जब कोई काम बहुत ज़्यादा लोग करना शुरू कर देंगे, उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी, उसकी डिमांड नीचे आ जाएगी, उसमें वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, ये हमेशा होगा। तो कोई गिद्दड़ सिंगी नहीं है जो कोई आपको दे दे जिससे आप पैसे कमा लें। अच्छा, ये भी जो है वो वीडियोस देखते हैं हम, आई होती हैं डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, ये गेम इंस्टॉल करें और इतने पैसे कमाएं, ये गेम इंस्टॉल करें। तो चूंकि आप गेम डेवलप करते हैं, तो इसमें किस हद तक सदाकत होती है कि गेम्स भी पैसे देती हैं या एमी फेक भी होती है? सो आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं ना, मोबाइल गेम्स में जॉनरा है जिसको हम प्ले टू अर्न कहते हैं, यानी खेलें और कमाएं। ये कुछ मखसूस गेम्स तक की हद तक तो ठीक है, बट अब इसमें पाकिस्तान के अंदर मार्केट होती हुई, बल्कि कुछ पिछले साल जब ये जॉनरा बहुत ज़्यादा ऊपर था, तो बहुत सारी गेम्स ऐसी मार्केट हो रही थी जो इसमें एक्चुअली आप कोई पैसे नहीं बनाते, या वो दिखाती रहती है आपको पैसे बना रहे हैं आप, लेकिन आपको भी इतने बनते नहीं है। जैसे वो कहना आपको 20,000 बन जाएंगे तो निकाल लीजिएगा, ठीक है, तो वो 20,000 बनते ही नहीं कभी। तो शुरू में तो ज़्यादा बनते हैं, फिर बहुत आहिस्ता आहिस्ता हो जाते हैं। तो कुछ मखसूस शायद कुछ गेम्स हो जो आपको अर्न करने देती हैं। ये कहने के बावजूद मैं कहूँगा कि ई स्पोर्ट्स में वेजर्स जैसे होते हैं, जिसमें आप मैच लगाते हैं किसी के साथ, ऐसी गेम्स एग्जिस्ट करती हैं जिसमें आप पैसे बना सकते हैं। टूर्नामेंट्स में आप पैसे बना सकते हैं। लोगों ने, जैसे मैंने कहा, ई स्पोर्ट्स में लोगों ने $1 मिलियन बनाया, बट आमतौर पर उसका तरीका ये है कि एक मशहूर गेम जिसको सब जानते हों, आप उसके बारे में, मैं कहूँगा, इंटरनेट पे रिसर्च करके देखें। बट आमतौर पे अगर आपको मोबाइल गेम देखते हैं जो आपको, जिसमें पैसे उड़ते हुए नजर आ रहे हैं और सब कुछ, वो गेमों में कोई पैसे नहीं बनाता भाई। ये तो जो है मैं समझ चुका हूँ, गेम्स के बारे में भी पता लग गया, सारी बाकी भी इंफॉर्मेशन मिल गई। चूँकि हमारा पॉडकास्ट रोड टू सक्सेस है, तो मैं चाहता हूँ कि हमारी जो जनरेशन है, हमारे जो व्यूवर्स हैं, कुछ ऐसा उनको बता के जाए। मैसेज क्या देना चाहते हैं? यार मैं यंग लोगों को खास तौर पे कहूँगा, सीखें। खास तौर पे जो लोग अपने करियर का आगाज कर रहे हैं ना, वो कुछ साल यूँ समझे कि बस सर फेंक के सीखें चीज़ों, और कुछ ना सोचें। अच्छी जगहों पे जाएं, दूसरा काम ये करें, अच्छे लोगों से मिलें, अपने इर्द गिर्द अच्छे लोगों को, सोबत जो है ना, वो सियाने जो कह गए ना, वो सही कह गए हैं, वो सोबत हमेशा मैटर करेगी। सोबत हमेशा, आप जिस सोबत में, अच्छी सोबत में। सो एक गोल्डन रूल है, मैं कहूँगा, जिसको फॉलो कर लें तो आप जिंदगी में शायद कामयाब होने की चांस बढ़ जाएगा। वो ये है कि अगर आप एक रूम में हैं जहाँ आप सबसे स्मार्ट आदमी हैं, ठीक है, स्मार्ट इंसान है, फिर आप गलत कमरे में, ऐसे कमरे में हो जहाँ आप सबसे ज़्यादा स्मार्ट नहीं है, सबसे ज़्यादा ज़हीन नहीं है, क्योंकि वहीं आपको सीखने का मौका मिलेगा। बाकी आप फिर नींद तकरीर करते रहेंगे, लोगों को बताते रहेंगे,
और फिर आप खुद कुछ नहीं सीखेंगे। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। और ये जो है हम फिर खुश भी होते रहेंगे अगर स्मार्ट रूम में रहें जी, मैं तो सबसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ। अगर वहाँ पे जाएँगे तो फिर कॉम्पिटिशन होगा, यार मैं यहाँ से नीचे हूँ तो मुझे इनके बराबर होना है, इनसे अच्छा होना है, तो मैं सीखूँगा, लर्न करूँगा। बहुत-बहुत शुक्रिया यासिर भाई, आपने अपना कीमती टाइम दिया, बहुत ही अच्छी बातें जो है हमें की। जी तो नाज़रीन, आप सुन रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं यासिर अवान साहब। बहुत अच्छी बातें की, मैं बहुत कुछ पर्सनली इनसे सीखता भी हूँ और आज भी कुछ चीज़ें जो है मुझे सीखने का मौका मिला है, आपको भी ज़रूर मिला होगा। और इनका पैगाम यही है, इनका मैसेज यही है कि सीखें। और इन्होंने एक मिसाल भी उसमें ऐड की, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखेगी, आप उसको ज़रा डीपली सुनिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, फिल वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।